जाया भी करते हैं। जहां हमें लगता है कि हाँ, हम इंटरनेट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हम अननेसेसरी ज्यादा टाइम उसके ऊपर ना बिताएं। तो इसीलिए मैं जाया शब्द का इस्तेमाल करती हूँ। कहीं ना कहीं इंटरनेट कम्युनिकेशन जो अलग अलग माध्यम है, जैसे कि गूगल हो गया, ईमेल हो गया, सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए जैसे कि व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा अभिन्न अंग बन चुके हैं, हम डेली इनको इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। बट इनसे जो जुड़े हुए सुरक्षा कारण है वो हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम में से कई लोगों को नॉलेज नहीं होती है, जिसका खामियाजा हमें कहीं ना कहीं भुगतना पड़ जाता है। तो आज का जो सेशन रहेगा वो इसी के ऊपर, इसी बात के ऊपर फोकस करेगा कि किस तरीके से हम ऑनलाइन अलग अलग चीजों को देखते हुए किस तरीके से सेफ एनवायरनमेंट एक बिल्टअप कर सकते हैं। अगर मैं साइबर शब्द की बात करूं तो साइबर शब्द जो है वो तीन शब्दों से मिलकर बना है, या तीन जो संदर्भ में अगर बात की जाती है साइबर शब्द की, तो तीन शब्दों के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। उसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, उसमें इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, उसमें एक वर्चुअल रियलिटी बिल्टअप हो जाती है। वर्चुअल रियलिटी का जो शब्द है वो इसलिए यूज किया गया है क्योंकि आप लोगों में से कई लोग मेरे से इस बात में सहमति रखेंगे कि कहीं ना कहीं ये देखा गया है, कई कई लोगों के लिए जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती है वो इतनी नहीं ज्यादा रियल लाइफ में कन्वर्ट हो जाती हैं कि वो एक अनजान व्यक्ति से जो भी वार्तालाप कर रहे हैं, जो भी चीजें शेयर कर रहे हैं, या जो भी वीडियोस वगैरह पोस्ट होती हैं, कोई भी कमेंट पोस्ट होता है, उसको वो एक रियलिटी मान के चलते हैं। जैसे कि कभी कभार हमने सभी ने देखा है कि फेसबुक वगैरह पे भी कुछ ऐसे वीडियोस अपलोड कर दिए जाते हैं जो कि किसी न किसी प्रकार के एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट करके चलते हैं। और इसी के लिए कुछ सिक्योरिटी पर्पस इंस्टॉलेशन हो चुका है। एक कदम जो है वो फेसबुक की तरफ से भी लिया गया है, जहां पे इस तरीके की वीडियोस को शेयर ना किया जा सके। बट हम में से कई लोग क्या करते हैं कि वो जो चीज जो भी पोस्ट हो रही है ऑनलाइन, हम उस चीज को एक रियलिटी मान के चल लेते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, हम उसके पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश कभी करते ही नहीं है। क्रिमिनल्स की अगर बात की जाए तो क्रिमिनल्स हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। उन्होंने भी कहीं ना कहीं जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी का एक एडवांसमेंट हुआ है, एक अलग रूप में वो गए हैं, तो उसमें ये देखा गया है कि जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने भी अपने आप को इतना ज्यादा टेक सेवी बना लिया है कि कहीं ना कहीं वो इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज कर रहे हैं हमारे खिलाफ। तो जो साइबर क्राइम होते हैं वो उस प्रकार के क्राइम होते हैं, उस प्रकार के अपराध होते हैं जो कि किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ किया जाए या किसी संस्था के खिलाफ किया जाए, और इसके अंदर कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स या अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गई। आप में से कई लोगों ने ये चीज न्यूज़पेपर में पढ़ी भी होगी और कई जगह पे न्यूज में सुना भी होगा कि अकाउंट्स हैक हो जाते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के, चाहे वो इंस्टाग्राम के हो, चाहे वो आपका फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो। और इस तरीके से हैक करके ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज करते हैं। उसके अलावा ईमेल स्पूफिंग भी एक प्रकार का साइबर अपराध ही है, साइबर क्राइम है, जिसके अंदर ये देखा गया है कि फेक ईमेल्स भेज के भी जो ये अपराधी हैं ये कहीं ना कहीं किसी को टारगेट कर रहे हैं। आप में से शायद कई लोगों की मेल में कभी आया भी होगा कि आपने पर्टिकुलर जगह की इतने करोड़ की लॉटरी जीती है और आपको इतना मनी जो है वो एज अ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा, और आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है वो शेयर करनी पड़ेगी। तो जब ये चीज देखी गई है, इस पर्टिकुलर क्राइम की कैटेगरी को हम कहते हैं ईमेल स्पूफिंग। तो इसमें ये देखा गया है कि बहुत से लोग जो होते हैं वो इस जाल में फंस जाते हैं। कई लोगों को ये भी मेल आता है कि आपने एक मर्सिडीज जीती है, आपको इतना मनी एज अ टोकन मनी उसमें डिपॉजिट करना होगा इस अकाउंट के अंदर, और उसके बाद आपको मर्सिडीज आपकी हैंड ओवर कर दी जाएगी। तो जो साइबर क्रिमिनल है वो इतने शातिर हो चुके हैं कि वो लोगों को कहीं ना कहीं बेवकूफ बना के और उनका फायदा उठा के या उनकी निजी जरूरतों का फायदा उठा के कहीं ना कहीं मिसलीड कर रहे हैं। इसके अलावा चैट रूम से भी हम सभी वाकिफ हैं। अगर बात की जाए तो आजकल यंगस्टर्स जो हैं वो ऑनलाइन डेटिंग एप्स पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, टीनेजर्स भी इनफैक्ट एक्टिव रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने की जरूरत है कि इन चैट रूम्स में जो हम एक अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं या उसके साथ अगर कोई अपनी पर्सनल बिलोंगिंग शेयर कर रहे हैं तो क्या वो साइबर अपराध भी तो नहीं है। हमें इस चीज का अंदाजा, अगर हम आज की सोसाइटी की बात करें, आज की सिनेरियो की बात करें, तो हम सभी
इस बात से भी एग्री करेंगे कि पहले जो एक मेल जोल हुआ करता था पड़ोसियों के बीच में, कॉलोनी के बीच में, आज वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। सोसाइटीज के अंदर लोग रह जरूर रहे हैं, बट उनको यही नहीं पता कि उनके आसपास कौन रहता है या उनके पड़ोसी कौन है, उनको वो चीज भी नहीं पता होती है। तो कई बार ये होता है कि जो व्यक्ति विशेष होता है उसको अकेलापन अगर महसूस होता है, वो अपने फैमिली मेंबर के साथ अगर अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकता, तो जनरली इन चैट रूम्स में जाता है और एक अनजान व्यक्ति से अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है। इसी का फायदा कई बार साइबर क्रिमिनल्स उठाते हैं, क्योंकि वो फेक आइडेंटिटी के साथ उन चैट रूम्स में आ सकते हैं और कहीं ना कहीं एक हिप्नोटाइज कह लीजिए, या कहीं ना कहीं वो ऐसा एक जाल बिछा देते हैं कि जो टारगेट होता है वो उसमें फंसता चला जाता है। इसके अलावा वेबसाइट भी एक माध्यम बन चुका है। कोविड टाइम के अंदर ये देखा गया था कि रातों रात बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स जो थी वो डेवलप कर दी गई थी, बहुत सारे डिस्काउंट्स ऑफर किए जा रहे थे, हेवी डिस्काउंट्स ऑफर किए जा रहे थे। एंड इस केस में ये देखा गया कि बहुत ज्यादा लोगों को इस साइबर क्राइम का अंजाम भुगतना पड़ा था। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है, क्या ये जो साइबर क्राइम है या जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं ये पर्टिकुलर एज ग्रुप को ही टारगेट करके चलते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। चाहे वो एक बच्चा हो, चाहे वो एक बूढ़ा व्यक्ति हो, हर एक एज ग्रुप जो रहता है वो प्रोन रहता है किसी भी प्रकार के साइबर क्राइम्स में। क्योंकि अभी हमने कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम डिस्कस करी है, अभी आगे हम और चीजें भी देखेंगे, तो आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि कोई भी एज ग्रुप इससे अछूता नहीं है। चाहे वो अपने आप को कोई एक ऐसा इंसान जो अपने आप को बहुत ज्यादा टेक सेवी समझता है, टेक्नोलॉजी से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ, मैं हर चीज का ध्यान रखता हूँ, प्रॉपर इनिशिएटिव्स लेता हूँ, तो उसके बाद भी उसके साथ भी दूसरे प्रकार के साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई है। अगर मैं इंडियन सिनेरियो की बात करती हूँ तो पिछले कई वर्षों के अंदर इंडिया के अंदर भी साइबर क्राइम जो है वो एक अच्छी खासे राइज पे आया है। अकॉर्डिंग टू क्राइम इन इंडिया 2016 रिपोर्ट जो कि पब्लिश की गई थी एनसीआरबी द्वारा, उन्होंने ये दर्शाया कि 2015 के जो आंकड़े थे और 2016 के जो आंकड़े थे, जब उनको कंपेयर किया गया तो आईटी एक्ट 2000 के अंडर एक इजाफा महसूस किया गया था, जो कि ऑलमोस्ट 9.30% था, जो कि साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर देखा गया था। और तकरीबन इसी एक्ट के अंदर 12,317 केसेस जो थे वो रजिस्टर किए गए थे। और ये नंबर अगर हम देखने की कोशिश करें तो शायद हमारे लिए एक बहुत बड़ा नंबर है, बट एक्चुअल में ये बहुत छोटा नंबर है। कई केसेस ऐसे होते हैं जो कि अनरिपोर्टेड रह जाते हैं। हम नॉर्मल भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी ये देखते हैं कि लोगों का ये नजरिया होता है कि हम क्यों पुलिस के या कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे, या हम क्यों अपनी बदनामी का ढिंडोरा पीटे सोसाइटी के अंदर। तो उस डर की वजह से या किसी और तरीके के ब्लैकमेल की वजह से कई लोग जो होते हैं वो इन केसेस को रिपोर्ट नहीं करते। तो अगर देखा जाए तो ये बहुत छोटा आंकड़ा है, जो कि एक्चुअल में अगर इसकी सच्चाई की बात करेंगे तो बहुत शॉकिंग डाटा सामने आ सकता है, अगर प्रॉपर तरीके से सभी लोग इस चीज को जाने कि हाँ, अगर उनके साथ कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है तो उसको रजिस्टर करना जरूरी है, उसके खिलाफ कंप्लेंट करना जरूरी है। तो इस बात का ध्यान हमें सभी को रखना पड़ेगा। अगर मेजर कैटेगरीज की बात की जाती है कि कौन कौन सी मेजर कैटेगरीज इसमें इंक्लूड होती हैं, तो इसके अंदर हैकिंग, फॉर्जरी थ्रू कंप्यूटर, पब्लिकेशन और ट्रांसमिशन ऑफ ऑब्सेंस इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जिसको हम पोर्नोग्राफी के नाम से जाते हैं, तो उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी और एडल्ट पोर्नोग्राफी दोनों ही शामिल है। इसके अलावा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि फ्रॉड्स भी इस कैटेगरी ऑफ क्राइम के अंदर शामिल होते हैं। और फ्रॉड्स के अंदर भी दो फर्दर बाइफर्केशन है, बैंकिंग फ्रॉड्स और जॉब फ्रॉड्स। जॉब फ्रॉड्स और बैंकिंग फ्रॉड से हम सभी वाकिफ हैं। अगर जॉब फ्रॉड्स की बात की जाए तो कोविड टाइम के अंदर बहुत सारे ऐसे साइबर क्रिमिनल्स थे जिन्होंने जॉब फ्रॉड किया है, कि क्योंकि क्या हुआ था कि नौकरियां कई लोगों की जा रही थी, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ हो रहा था, तो कोई पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर ग्रुप क्या करता है, वो सॉफ्ट टारगेट्स चुनता है, एडवर्टाइजमेंट देता है, कहीं ना कहीं पैम्फलेट्स बांटता है और कहता है कि आपको इतने हजार की अर्निंग होगी, आप घर बैठे बैठे कर सकते हो, इतना पैसा कमा सकते हो। और उस सेंस में कई लोगों से काफी ज्यादा मनी लेके और उनको रातों रात वो रफू चक्कर भी हो गए हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये जॉब फ्रॉड्स के अंदर देखी। बैंकिंग फ्रॉड्स हम सभी वाकिफ हैं। कोविड टाइम के अंदर तो स्पेशली ये चीज देखा गया था कि पेटीएम का केवाईसी वाला जो स्कैम हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा लाइमलाइट में भी आया था, उसमें यही चीज हुई थी कि फेक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बन के लोग जो थे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को टारगेट कर रहे थे कि आपका, अगर आप केवाईसी नहीं करवाओगे, इस लिंक पे क्लिक नहीं करोगे, तो आपका जो पेटीएम वॉलेट है उसके अंदर जितना पैसा सारा ब्लॉक हो जाएगा, आपका अकाउंट जो उससे रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है, वो भी, उसका भी सारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा।
और ऐसे ही डरा धमका के इन साइबर क्रिमिनल्स ने इस तरीके के बैंकिंग फ्रॉड्स को अंजाम दिया। उसके अलावा कई लोगों के फोन पे भी कॉल आते हैं कि आप अपना एटीएम पिन बता दीजिए, हम बैंक से बोल रहे हैं, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो सकता है। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो नजरअंदाज कर देते हैं, उनको नहीं ध्यान में रहता कि एटीएम पिन, ओटीपी जैसी चीजें जो है वो सबके साथ साझा नहीं करनी चाहिए, और इस वजह से वो इस तरीके के अंदर कहीं ना कहीं टारगेट बन गए। अगर हम कहते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर क्रिमिनल्स हैं, तो उससे बचने के लिए हमारी अपनी सुरक्षा के लिए हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, कॉलोनी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, डिफेंस पर्सनल कर रहे, एरिया की रक्षा कर रहे हैं। तो उसी तरीके से जब कंप्यूटर की बात की जाती है, ऑनलाइन एनवायरनमेंट की बात की जाती है, तो वहां पे भी एक सुरक्षा कवच एग्जिस्ट करता है जिसको हम साइबर सिक्योरिटी मानते हैं। साइबर सिक्योरिटी जो शब्द है उसका इस्तेमाल जनरली एक प्रकार की सिक्योरिटी के लिए दिया जाता है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं हमारा पूरा का पूरा जितना भी ऑनलाइन डाटा जो कि ओपन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, हमारे चाहे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो, चाहे हमारी ईमेल आईडीज हो, सभी जगह पे वो अवेलेबल है। तो उसको सिक्योर करने का तरीका जो होता है वो इस साइबर सिक्योरिटी का होता है। इसमें सभी प्रकार की सिक्योरिटी शामिल होती है, चाहे वो फिजिकल सिक्योरिटी हो, टेक्निकल सिक्योरिटी हो, चाहे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मिनिस्ट्री द्वारा बनाए गए हो उनको लेके कुछ बात हो, और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस प्रॉपर तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा, उस पर्सपेक्टिव को भी वो कवर अप करता है। आखिर हमें इस साइबर सुरक्षा की या इस कवच की आवश्यकता क्यों है? कहीं ना कहीं हमारा जितना भी ऑनलाइन डाटा रहता है उसका मिसयूज ना हो या उसका चोरी ना हो उस डाटा की, तो उससे बचाने के लिए ये साइबर सिक्योरिटी हमारे को हेल्प करती है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम से यहाँ पे मतलब है आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, चाहे वो आपका टेलीफोन हो, मतलब मोबाइल फोन हो, चाहे वो आपका टैबलेट हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, कोई भी हो, उनको वो सेफ गार्ड करके रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस चीज से वाकिफ हैं कि हमारा फोन जो है उसके अंदर हमारी बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी होती है, हमारा पर्सनल डाटा हमारे लैपटॉप में एग्जिस्ट करता है। तो उस पर्टिकुलर चीज को बचाने के लिए, उसकी चोरी, उसके मिसयूज को बचाने के लिए, या हैकर्स क्या करते हैं, वायरस जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट माध्यमों से सिस्टम में भेजने की कोशिश करते हैं, तो उन वायरस से बचाने का काम जो है वो इस साइबर सिक्योरिटी का है। अब अगर मेजर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 मेजर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हाईलाइट की गई हैं, इसके अलावा भी और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, बट इस लेवल पे इन 5 चीजों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। पहला है वायरस का अटैक, दूसरा है हैकिंग, तीसरा है मैलवेयर, चौथा है पासवर्ड क्रैकिंग, एंड लास्ट इज द ट्रोजन हॉर्सेस। आप थोड़ा सा एक बार इनको ब्रीफ में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कैटेगरीज है। वायरस जैसे हम सभी जानते हैं कि अगर हम बीमार पड़ जाते हैं, कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम कहते हैं कि एक फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया और उसने हमारी पूरी बॉडी की जो मशीनरी है उसको खराब कर दिया, यानी कि बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उसको वो होने ही नहीं दे रहा है। तो अगर इसकी बात की जाए, गया है कि कंप्यूटर के अंदर भी वायरस एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये कुछ खास प्रकार के प्रोग्राम होते हैं जो कि ओनर की नॉलेज या उसकी परमिशन के बगैर लोड कर दिए जाते हैं और वो हमारी मर्जी के बगैर हमारे कंप्यूटर सिस्टम को रन करते हैं। वो एक प्रकार का एक ओपन स्पेस क्रिएट कर देते हैं जिसमें कि हैकर्स कभी भी अंदर घुस सकता है, क्योंकि वो जो एक कवच हमारे पास मौजूद रहता है कि हम अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर किसी और को नहीं घुसने देंगे, वो कई बार हम अपनी खुद की गलतियों से उस कवच को या उस लक्ष्मण रेखा को कहीं ना कहीं एक ओपन अप करके रख देते हैं और वायरस जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। अब अगर बीमारी होती है तो बीमारी से बचने का तरीका भी होता है। तो किस प्रकार से इन वायरस से बचा जा सकता है? मार्केट के अंदर बहुत सारे एंटीवायरस प्रोग्राम्स जो हैं, सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल हैं। आपको ये फ्री वर्जन में भी यानी कि ट्रायल वर्जन में भी मिलेंगे, आपको ये पेड वर्जन में भी मिलेंगे। हम में से कई लोग क्या गलती कर बैठते हैं कि जो ट्रायल वर्जन होता है 1-1 महीने का जो होता है, जो इंटरनेट से फटाफट से आपका डाउनलोड हो जाता है और एक्टिवेट हो जाता है, हम कई बार उसी को डाउनलोड करके कई सालों तक चलाते रहते हैं। बट ये बहुत भारी गलती करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हैकर्स जो है वो फेक लिंक्स बना के भी इसको वेबसाइट पे डाल सकते हैं। फेक वेबसाइट पे मतलब कोई खेल का नाम ले लें, किसी का भी XYZ किसी भी कंपनी का, रेप्यूटेड कंपनी का नाम ले लें, और उसके साथ भी ये इस तरीके का मैनिपुलेशन किया जा सकता है। तो हमेशा यही सजेशन रहेगा कि आप हमेशा एक पेड वर्जन एंटीवायरस का ले। वो 1 साल के लिए भी आता है, 3 महीने के लिए भी आता है, 3 साल के लिए भी आता है, अलग अलग कैटेगरी है।
इसके अलावा आजकल हम फोन या टैबलेट जब भी खरीदने जाते हैं तो उसके साथ भी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे एंटीवायरस जो है वो इंस्टॉल कर दिया जाता है हमारे एंड्रॉयड डिवाइसेस के ऊपर। तो हमें वो भी चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम सभी इस चीज से वाकिफ है कि कहीं ना कहीं हमारा बहुत ज्यादा पर्सनल डाटा जो है वो हमारे फोन के अंदर एग्जिस्ट करता है। हमारे कॉन्टैक्ट्स हो गए, या कई बार हम कुछ पासवर्ड्स लिख के रख लेते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें सेव करके रख लेते हैं, तो वो भी इंफॉर्मेशन का चोरी ना हो जाए, हैकर्स हैक ना कर ले, तो उससे बचाने के लिए भी एंटीवायरस अवेलेबल है। तो यही सजेशन रहेगा कि हमेशा अपने फोन के अंदर भी एक एंटीवायरस को इंस्टॉल करके रखिए। सेकेंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम है हैकिंग। से ब्रेक इन कर जाते हैं। आप कहीं ना कहीं हो, कहीं ना हो कि वो इजीली आपके सारी इंफॉर्मेशन कर ले। इसके तरीका अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये पाया गया है कि इससे बचना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। से बचा जा सके, आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अगर होगा, आपके जो सिक्योरिटी सूट्स हैं यानी कि एंटीवायरस हो गया, वो सभी सिक्योरिटी वॉल्स जो है वो इनेबल होंगी, को कुछ हद तक हम बचा बेशक से सकते हैं। मैलवेयर जो शब्द है वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर से आया है, और ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है जो कि इन्फेक्ट और डैमेज कर देता है हमारे कंप्यूटर को। और जिस तरीके से वायरस के केस में एक ओपन विंडो क्रिएट हो जाती है कि हैकर्स उसके अंदर एंटर कर पाए, ये भी उसी तरीके की ओपन विंडो क्रिएट कर देता है। किस तरीके से ये मैलवेयर हमारे सिस्टम में आता है? पहला जो माध्यम होता है कि जनरली हम क्या करते हैं, अगर हमने कोई लैपटॉप लिया है या हमारे को कोई पर्टिकुलर कोई एक अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए, उसको उसका जेन्युइन वर्जन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम फेक सॉफ्टवेयर किसी न किसी व्यक्ति से ले लेते हैं। कभी साइबर कैफे वाले से ले लिए या अपने किसी दोस्त से ले लिए। बट उसके साथ किस तरीके से ये सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम के अंदर लोड हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलता। उसके अलावा आजकल अगर यंगस्टर्स की, बच्चों की बात की जाए, तो ऑनलाइन गेमिंग का बहुत लोगों को शौक होता है। तो ऑनलाइन गेमिंग की भी फेक सीडी, जो पायरेटेड सीडीज होती हैं, वो अलग अलग माध्यमों से लेते हैं लोग, और उसके साथ भी इस मैलवेयर के आने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं। किस प्रकार से इस मैलवेयर से बचा जा सकता है? उसके लिए जिस तरीके से एंटीवायरस होता है वायरस के अटैक से बचने के लिए, उसी तरीके से एंटी मैलवेयर प्रोग्राम भी, सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं विद सम काइंड ऑफ कॉस्ट। ये आप अच्छे रेप्यूटेड कंपनी से ले सकते हैं। ये एक प्रकार का आपका एंटी वायरस के साथ ही कई बार एंटी मैलवेयर प्रोग्राम भी आ जाता है। अलग अलग फीचर्स होते हैं, जितने ज्यादा आप अमाउंट पे करोगे उतना ज्यादा वो फीचर्स आपको सिक्योरिटी फीचर्स वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा हमेशा अपना जो नेटवर्क थ्रेट प्रोटेक्शन है, यानी कि जो सिक्योरिटी सूट है, उसको एक्टिवेटेड रखिए, एंटीवायरस इंस्टॉल रखिए। क्योंकि जब भी हमार इसको एंटीवायरस को कोई भी चीज की आशंका होती है कि हाँ इस वेबसाइट पे अगर गए हो या सॉफ्टवेयर के ऊपर लोड करोगे अपने सिस्टम के अंदर तो कुछ खतरा हो सकता है, वो हमेशा आपको एक पॉपअप विंडो के थ्रू वार्न करने की कोशिश करता है। और अगर उसको हम नजरअंदाज ना करें तो कहीं ना कहीं हम इस प्रकार के मैलवेयर से बच सकते हैं। ट्रोजन हॉर्सेस जो होते हैं ये ईमेल वायरसेस होते हैं, जो कि हैकर्स जो होते हैं वो अलग अलग ईमेल के थ्रू अलग अलग लोगों को देते हैं। वो कोई जनरली जैसे ही हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये अपने आप को डुप्लीकेट करता चला जाता है। और जिस तरीके से ओपन विंडो हैकर्स के लिए ओपन हो गई थी मैलवेयर और वायरस केस में, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक ओपन विंडो क्रिएट हो जाती है जिसमें कोई भी हैकर आसानी से घुस सकता है। इससे बचने का भी सेम ही तरीका है। सिक्योरिटी सूट्स को एक्टिवेट रखिए। बहुत सी कंपनीज हैं जैसे कि अवस्ट एंटीवायरस है, उसके अलावा नॉर्टन एंटीवायरस है, क्विक हील का एंटीवायरस है। तो इस तरीके के एंटीवायरस प्रोग्राम्स को हमेशा अपने सिस्टम के अंदर, अपने फोन के अंदर रखिए, जो कहीं ना कहीं इन ट्रोजन हॉर्सेस को डाउनलोड होने से बचाता है। अब सबसे बड़ा जो हमारे लिए वो है पासवर्ड क्रैकिंग, यानी कि पासवर्ड को किस तरीके से तोड़ा जा सकता है। हैकर्स का सबसे पहला टारगेट यही होता है कि लोगों के सिस्टम के अंदर इन्वेड करने के लिए वो सबसे पहले पासवर्ड को क्रैक करते हैं, बनाते हैं।
बहुत आसान होता है, चाहे वो हमारे नाम से हो, नंबर से हो। के पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को ट्राई आउट करते हैं। स्कोप के ऊपर जुड़े हुए हैं, तो आप में से कई लोग इस चीज से भी वाकिफ होंगे कि जिन्होंने साइन अप किया था, उन्होंने यानी कि जब प्रॉपर एक अकाउंट बनाया था, तो उन्होंने देखा होगा कि 9 पैरामीटर्स को आपको फुलफिल करना जरूरी है। वो 9 पैरामीटर्स में से एक चीज एग्जिस्ट करती है कि आपके नाम से ही आपको कभी भी पासवर्ड बनाने नहीं देते, जो कि पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा एक फीचर लगा है इसका, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक इजी पासवर्ड जो इजी टू गेस है उसको बनाने से ये प्रिवेंट करके रखता है। उसके अलावा हम सभी का एक ईमेल अकाउंट एग्जिस्ट करता है, हम तो हमने देखा है कि उसके लिए भी हमारे पास कॉम्बिनेशंस रहते हैं कि कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, कम से कम एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, उसके अंदर नंबर्स होने चाहिए पासवर्ड के अंदर, उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो हमें इसी चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस को बिल्टअप करके रखें, उससे पासवर्ड बनाएं जो कि किसी के लिए भी इजी गेस करना ना हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने पासवर्ड अगर स्ट्रांग बना लिया, सब हम में से कई कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि हम याद नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या गलती करते हैं, अपने फोन के नोट्स वाले फोल्डर के अंदर हम अपने पासवर्ड लिख के रखते हैं, या किसी कागज के ऊपर लिख दिया हमने पासवर्ड। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। उसका तरीका ये है, अगर आप लिख भी रही है तो आप कुछ हिंट रख सकते हैं उस पासवर्ड को। अगर फॉरगेट पासवर्ड है तो उसके लिए कुछ हिंट आप रख सकते हो। उसके अलावा आप उसको कोई किसी कोड लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हो, जिस कोड को सिर्फ आप ही क्रैक कर पाओ। उसके अलावा कभी भी दो वेबसाइट्स के लिए सेम पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज देखी गई है कि अगर दो वेबसाइट्स के लिए पासवर्ड सेम होता है तो हैकर्स के लिए आसान हो जाता है उसको गेस करना। तो हमेशा इस बात का भी ध्यान रखिए कि कभी भी सेम पासवर्ड यूज मत कीजिए डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए। अभी तक हमने अलग अलग प्रकार के साइबर खतरों के बारे में जानने की कोशिश करी है, जैसे कि ईमेल स्पूफिंग हो गया, मैलिशियस फाइल एप्लीकेशन हो गया जो मैंने मैलवेयर का आपको बताया था, आइडेंटिटी थेफ्ट यानी कि आपकी पूरी सूचना को चुरा लेना, जॉब फ्रॉड्स, बैंकिंग फ्रॉड्स। अब एक ऐसा साइबर थ्रेट भी एग्जिस्ट करता है हमारी सोसाइटी के अंदर, जो बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन हमारे लिए पैदा करता चला जा रहा है, जिसको हम कहते हैं साइबर बुलिंग। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर फोटो देख, कोई भी फोटा पहन के किसी को भी परेशान कर सकता है, किसी को भी बुली कर सकता है, से कमेंट्स उसको पास ऑन कर सकता है कि सामने वाले बंदे को शर्मिंदगी महसूस हो या उसको थोड़ी सी झिझक महसूस हो, वो अपने आप को अलग थलग रख ले, इस तरीके की चीजें होती हैं। अब जो 21st सेंचुरी हमारी चल रही है उसमें पहले के तरीके से नहीं रह गई है। हमारी सोसाइटी के जो ताकतवर बच्चे हुआ करते थे वो डरा धमका के पैसे छीन लिया करते थे, लंच बॉक्स छीन लिया करते थे। आजकल के जो बच्चे हो गए हैं वो भी इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो गए हैं। आप तो सभी देखते होंगे अपने घर में भी कि आजकल तो 1-2 साल का बच्चा भी जो होता है वो भी फोन चलाना सीख जाता है। तो बच्चे जो है वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली इतने ज्यादा हो रहे हैं, और ये देखा गया है कि वो इस चीज का फायदा उठाते हैं अपनी कुछ मीन इंटेंशंस को फुलफिल करने के। तो कहीं ना कहीं हमें ये जानने की जरूरत है आखिर ये साइबर बुलिंग है क्या। और बुलिंग, ये दो शब्दों से मिलकर बना है साइबर बुलिंग। अगर हम बुलिंग को समझने की कोशिश करें, का एक बिहेवियर हो सकता है जो कि एक इंडिविजुअल के द्वारा किया जाए या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा किया जाए, और उसके अंदर एक टारगेट को बार बार मतलब उसको बार बार फोकस, इतना ज्यादा परेशान किया जाता है कि कहीं ना कहीं ये लगता है हमारे को कि वो जो इंसान है, जो विक्टिम है, अपने आप को बचाने के अंदर असक्षम होता है। तो साइबर बुलिंग, जब यही बुलिंग जो है ये ओवर द इंटरनेट इस्तेमाल होने, इसका हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसको मोबाइल टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया के द्वारा किया जा रहा है या हरास किया जा रहा है। अगर हम ट्रेडिशनल बुलिंग और साइबर बुलिंग की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो जो ट्रेडिशनल बुलिंग होती है वो फेस टू फेस मोड में होती है, जो साइबर बुलिंग होती है वो कभी भी हो सकती है। उसमें जरूरी नहीं है कि आपका जो टारगेट है यानी कि जो विक्टिम है वो आपके सामने ही बैठा हो, वो आपको पहचान भी नहीं सकता, भी आ सकते हो और इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे सकते हो। ट्रेडिशनल बुलिंग के अंदर ये देखा गया है कि एक सेफ
स्पेस पाना आसान है। अगर उसको अपना कोई बड़ा या अपना कोई टीचर दिख जाता है तो वो जनरली उसके पास भाग जाता है और अपने आप को सेफ फील करने लग जाता है। वो जो सेफ स्पेस है वो साइबर बुलिंग के अंदर पॉसिबल नहीं है। जो ऑडियंस का साइज है वो बुलिंग के अंदर लिमिटेड है। जब अंदर आपका एक फोटो, आपका एक वीडियो या कोई भी एक कमेंट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर बहुत वाइड ऑडियंस के साथ शेयर हो सकता है। अगर हम बुलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे बुली को पहचानना आसान होता है, जबकि साइबर बुलिंग में जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ ही अकाउंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। हो सकता है कोई फेक पर्सन हो, फेक आइडेंटिटी के साथ आया हुआ हो, तो इसलिए अपने साइबर बुली को पहचानना कई बार आसान नहीं हो। आखिर साइबर बुलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। हम एक टीचर हैं, हम एक पेरेंट हैं, तो हमें इस चीज के बारे में जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे इंटरनेट को इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और आप सभी इस चीज से भी वाकिफ है और मेरे ख्याल से भरेंगे कि कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि बच्चे बहुत ज्यादा समय जो है वो कंप्यूटर पे, फोन के ऊपर व्यतीत करते हैं। तो उस केस में हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। हर 3 में से एक बच्चा जो है वो साइबर बुलिंग का शिकार हो रहा है। और ये जो जनरली साइबर बुलिंग होती है ये टीनेज पीरियड के अंदर ज्यादा देखी गई। इसके अंदर ये भी डरा कि पर्सन सुसाइड्स होते हैं, वो चेक कर दिया जाता है विक्टिम का, उसको मेंटल ट्रॉमेटाइज कर दिया कि वो अपने आप को बचाने में या किसी से बात शेयर करने में। इसके अलावा अगर साइबर बुलिंग को प्रॉपर तरीके से अगर रोका नहीं जो है आपने शायद है, बट वो किस चीज से, किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है कई बार ये नहीं पता चल पाता। अगर हम बात करते हैं टीनेज पीरियड की, तो 95% जो टीनेज होते हैं वो हर रोज साइबर बुलिंग को विटनेस करते हैं, पर वो उसके बारे में कुछ नहीं करते हैं, वो बिल्कुल खामोश बैठे रहते हैं। कहीं ना कहीं उनके लिए ये होता है कि हम क्यों इस पचड़े में फंसे। सरिता मैम से रिक्वेस्ट है कि मैम प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा। थैंक यू मैम। तो कहीं ना कहीं ये चीज देखी गई है कि वो उनको लगता है कि कहीं ये जो साइबर बुली कर रहा है इंसान, ये हमारे पीछे ना पड़ जाए, या मेरे से इस चीज का कोई मतलब नहीं है तो मैं क्यों इस पचड़े में फंसूं। तो इस छोटी छोटी चीजों की वजह से वो इसको इग्नोर करके चलता है। 50% जो टीन्स होते हैं जो विक्टिम्स है साइबर बुलिंग के, वो अपने पेरेंट्स से या किसी बड़े से बात करने में झिझक। उनको ये लगता है कि पेरेंट्स जो है वो मेरी गलती दिखाने लग जाएंगे, मुझे ही दोषी ठहराने लग जाएंगे, मुझसे मेरा कंप्यूटर और मोबाइल फोन छीन लेंगे। तो ये जो छोटे छोटे डर हैं ये कहीं ना कहीं उन बच्चों को रोकते हैं कि वो अपने बड़ों से बात कर सके। तो एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हमारे एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट अपने बच्चों के साथ बनाने का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी तरीके से हम उनके एक फ्रेंड के रूप में रहे कि वो हमसे बातें, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। अगर बात करते हैं कि साइबर बुलिंग के क्या अलग अलग प्रकार होते हैं, तो देखा जाए तो एक होता है, एक काइंड ऑफ साइबर बुलिंग होता है जिसमें डायरेक्ट अटैक किया जाता है, जिसके अंदर जो साइबर बुलर होता है वो डायरेक्टली मैसेज सेंड करता है विक्टिम। एक होता है जिसके अंदर प्रॉक्सी यानी कि एक थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, और वो जो थर्ड पर्सन होता है वो जाने अनजाने मतलब उसको पता भी नहीं होता, इस बात का इल्म भी नहीं होता, और वो किसी को टारगेट करना शुरू कर देता है। अगर हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइबर बुलिंग की बात की जाए, किसी को ग्रुप से एक्सक्लूड कर देना, उसके किसी बॉडी फीचर के ऊपर या किसी पर्सनल बात के ऊपर, जिसको हम ग्रीफिंग के नाम से जानते हैं। आप सभी इस बात से अचंभित रह जाएंगे कि आजकल के जो बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं उस पे इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है, इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल वो करते हैं, वर्बली भी और चैट के अंदर भी लिख लिख के, कि आप सभी इस सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर आजकल के बच्चों को क्या गया है। उसके अलावा किसी को वल्गर मैसेजेस सेंड करना, वो भी एक प्रकार की साइबर बुलिंग है। किसी को साइबर स्टॉक करना यानी कि ऑनलाइन उसकी सभी एक्टिविटीज को फॉलो करते रहना, उसको कॉन्टिन्यूस थ्रेट करना उन एक्टिविटीज के बेसिस के ऊपर। किसी को किसी के साथ फेक आइडेंटिटी के साथ मतलब उसके साथ जुड़ जाना और उसको वहां पे फिर ह्यूमिलिएट करना, या किसी के अकाउंट को हैक करके उसके जो नोन टू पर्सन है उस अकाउंट के अंदर उनको गंदे गंदे अश्लील मैसेज भेजना, ये भी एक प्रकार की साइबर बुलिंग। कि किसी पर्टिकुलर कमेंट को बार बार एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करके किया जाए तो वो ट्रोलिंग कहलाती है, ये भी एक प्रकार की साइबर बुलिंग ही होती है।
आखिर क्यों करते हैं? या तो उन्हें किसी बात का होता है, या फिर किसी बात की फ्रस्ट्रेशन होती है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो रिवेंज के लिए इस तरीके की हरकतें करते हैं। कई लोगों को एंटरटेन है ये सारी चीजें करने के अंदर। या फिर कुछ लोगों को अपनी ताकत दिखानी होती है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा मतलब बहुत ताकतवर हूँ, मैं सबको डरा धमका के अपने कंट्रोल में कर सकता। एक ही कैटेगरीज में बांटने की, एक वो कम्युनिकेशन चाहिए होती है अपने पीयर्स से, जो जिनको रिएक्शंस चाहिए होते हैं, जो कंट्रोल करना चाहते हैं अपने फियर से दूसरों के ऊपर, तो वो होते हैं पावर हंग्री। एक होती है कैटेगरी रिटेलिएटिंग विक्टिम्स की, यानी कि वो पास्ट में कभी साइबर बुली हुए होंगे तो बदले की भावना से वो दूसरों को साइबर बुली करना शुरू कर देते हैं। एक तीसरी कैटेगरी भी होती है साइबर बुली की, जिसके अंदर ये देखा गया है कि लोग अपनी मेन इंटेंशन से कि हमारे को पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, हम हमारे को हंसी आएगी, हमें बड़ा मजा आता है ये सब करने में, उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से भी वो साइबर बुली बन जाते हैं। और एक चौथी कैटेगरी होती है इनएडवर्टेंट साइबर बुली, जो कि जिनको इंटरनेट का इस्तेमाल उतने अच्छे तरीके से करना नहीं आता है, और कई बार उनको लगता है कि शायद हम मजाक के मूड में हैं, हमने अपने फ्रेंड के साथ मजाक किया, उनको नहीं पता लगता उनका जो मजाक है वो कब साइबर बुलिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया, वो दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये चौथी कैटेगरी होती है जो कि एक तरीके से अनजाने में ही सही एक साइबर बुली बन जाते हैं। इफेक्ट्स की अगर बात की जाए, साइबर बुलिंग के क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, तो लोगों की फीलिंग्स हर्ट होती है, उनको एग्जाइटी प्रॉब्लम्स हो जाती है, डिप्रेशन में भी आ जाते हैं बच्चे, एंगर हो जाता है, उनकी सेल्फ एस्टीम को ठेस पहुंचती है, उनको ट्रस्ट इशू गया है कि ये एक अच्छी खासी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि वो लॉन्ग टर्म रह सकती है। उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो एकदम से ड्रॉप डाउन हो जाती है, सुसाइड तक के कदम जो हैं, तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं साइबर घटना, वो परमानेंटली मेमोरी के अंदर रह जाती है। जब भी उस वाक्य को याद करने की कोशिश करते हैं या उससे रिलेटेड कोई भी चीज सामने आती है, तो वो वाक्य दोबारा से आपको मतलब फ्रेशली आपके माइंड के अंदर दोबारा से आ जाता है। और कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि बच्चा जो है या जो टारगेट है वो उससे ह्यूमिलिएट होना शुरू हो जाता है। अगर हम वार्निंग साइन की बात करें कि किस तरीके से एक विक्टिम को पहचाना जा, को अगर शौक है कि वो कंप्यूटर को या मोबाइल फोन को इस्तेमाल करता है बहुत ज्यादा, और वो एकदम से उसको इस्तेमाल करना छोड़ दे या कम कर दे, कोई भी नोटिफिकेशन बेल आ रही है, कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, ईमेल आ रहा है, वो एकदम से घबरा जाए उस बेल को सुनते ही, स्कूल जाने में आनाकानी करने लगे, कंप्यूटर या मोबाइल फोन को इस्तेमाल करने के बाद एकदम से वो अग्रेसिव हो जाए, गुस्सा करने लगे, अपने आप को कमरे में बंद कर ले, या अगर आप उसके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं तो उस डिस्कशन को भी अवॉइड करना शुरू कर जाए, और एकदम से उसका फ्रेंड सर्कल कम हो जाए, तो ये कुछ वार्निंग साइन है कि किस प्रकार से हम एक विक्टिम को पहचान सकते हैं। विक्टिम्स की जैसे मैंने पहली बात की थी, वो अपने बड़ों से इसलिए झिझकते हैं क्योंकि उनको यही डर होता है कि शायद हमारे बड़े जो है वो नहीं समझ पाएंगे हमारी प्रॉब्लम्स को। तो किस प्रकार से साइबर बुली से या किस प्रकार से इन साइबर थ्रेट से बचा जा सकता है? कभी भी किसी अननोन व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट मत कीजिए। आप अगर उस व्यक्ति को पर्सनली जानते हैं, प्रोफेशनली जानते हैं, तभी उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज कोशिश कीजिए कि उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि बच्चों के अंदर तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि मेरे जितने ज्यादा फ्रेंड होंगे फेसबुक के अंदर, उतना ज्यादा मैं यानी कि पॉपुलर हूँ। तो वो इस तरीके की जो नॉलेज है वो बच्चों तक पहुंचानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर मत कीजिए, चाहे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे वो इस बारे में हो कि आप कहीं मार्केट में भी जा रहे हैं। कई लोगों की होती है ना आदत कि वो छोटी छोटी चीजों को भी अपडेट कर देते हैं कि हम आज इस मार्केट में गए शॉपिंग करने, या हम मूवी देखने इस पर्टिकुलर हॉल में गए हैं। तो इस तरीके की पर्सनल इंफॉर्मेशन को कभी भी साझा मत कीजिए, किसी से भी अननेसेसरी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस मत लीजिए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर पोस्ट पढ़ के या कोई वीडियो देख के बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है और आप अपना व्यू पॉइंट रखना चाहते हैं उसमें, तो कामली उसको रखिए, कभी भी एग्रेसिव मोड में मत रखिए, क्योंकि वो साइबर बुली को और ज्यादा एजिटेट कर देता है, उसको और ज्यादा गुस्सा दिला देता है। अगर आंसर टू साइबर बुलिंग की अगर हम बात करते हैं, तो अपने एविडेंसेस को, बच्चे को अगर आपके आसपास कोई साइबर बुली हो रहा है तो उसको हमेशा ये चीज बोलिए कि कोई भी ईमेल वगैरह जो कि साइबर बुलिंग से रिलेटेड है, उसको कभी भी मैसेजेस को डिलीट ना करें, उन एविडेंसेस को सेव करके रखे। अगर पॉसिबल हो तो साइबर बुली को पहचानने की वो पूरी पूरी कोशिश करे, और अगर वो पहचानने में अगर नहीं हो पाता है, सफल नहीं हो
पाता है तो भी उसे कामली एक बार स्टॉप होने के लिए कहे। अगर साइबर बुली तब भी स्टॉप नहीं हो रहा है तो सिंपली उसको ब्लॉक कर। अदरवाइज अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों बड़ों को कॉन्फिडेंस में लेके उनसे बात करें। कभी भी अपने बुली को प्रोवोक नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव रूप ले सकता है। और अल्टीमेटली यही बोलना चाहूंगी कि अगर कोई साइबर बुली हो रहा है तो उसको पुलिस स्टेशन जाके एक फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च करानी चाहिए, ताकि उस साइबर बुलर को कहीं ना कहीं एक लेसन दिया जा सके कि हाँ, आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है। एंड में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि कोई भी चीज आप पोस्ट करते हैं कहीं पे भी, तो उसको सोच समझ के कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ही कनेक्ट कीजिए, हमेशा दूसरे के प्रति एक काइंड बिहेवियर रखिए। अपने पासवर्ड्स कभी भी किसी के साथ साझा मत कीजिए, चाहे वो व्यक्ति आपके कितना ही क्लोज क्यों ना हो। आपसी सेटिंग्स को हमेशा इनेबल करके रखिए। कई बार ये हो प्राइवेसी सेटिंग्स है, जैसे कि अगर मैं फेसबुक की बात करती हूँ तो फेसबुक पे देखा गया है कि आजकल एक सेटिंग है जिसके अंदर आपकी जो प्रोफाइल फोटो है वो सेफ गार्ड होके रहती है। एक ब्लू कलर का एक आइकॉनिक बॉक्स सा बना हुआ आता है आपकी प्रोफाइल फोटो पे, जिसमें कि सामने वाला व्यक्ति जो भी आपकी प्रोफाइल फोटो देख रहा है या आपकी फोटोज देख रहा है वो उसका स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाता है। तो इस तरीके के कुछ मतलब कि आपको हर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है, इस तरीके की कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स हैं उसको हमेशा इनेबल करके रखिए, जो कि कहीं ना कहीं आपको बचा के रखेगा इस तरीके के किसी भी प्रकार के अपराध से। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप में से किसी प्रतिभागी का कोई सवाल है या अपनी कोई शेयरिंग रखना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। नेहा जी नमस्कार नमस्कार। मैम। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो आपने ये सारी चीजें हमें बताई हैं कि अगर हम अपने बच्चों के साथ ऐसी सिचुएशन में शेयर करें तो क्या आपकी हमें वीडियो ये अवेलेबल हो जाएगी? मैम ये जो पीपीटी है, हाँ जी जी। मैम बिल्कुल, मैं प्रगति मैम के साथ शेयर कर दूंगी, वो जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर शेयर कर दूंगी। हाँ जी। क्या हम बच्चों को मतलब जैसे 9th ऑनवर्ड्स हैं, छोटे जी बच्चों को भी तो बहुत ही मतलब नॉलेज थी। और मैं चिल्ला स्कूल से हूँ नेहा जी। मैंने आपको देखा हुआ भी अच्छा है मैम, बहुत। ठीक है, आपने चिल्ला स्कूल का नाम लिया, जी मैम। जी हाँ। तो जी मैं 4 साल उस स्कूल से जुड़ी हूँ। हाँ जी हाँ। जी तो मुझे मतलब लग रहा है कि बच्चों को भी दिखानी बहुत ज़रूरी है ऐसी चीज़ें। जी मैम। और ऐसी सिचुएशन में जबकि वो घर में ही हैं और सब कुछ वो फ़ोन से ही कर रहे हैं, जी तो बच्चे भी अवेयर होंगे ज़रूर। पक्का मैम, मैं प्रगति मैम के साथ और अजय सर के साथ, मैं दोनों के साथ ही ये पीपीटी शेयर कर दूंगी। आप अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसको बेशक से शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी मैम। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छी मतलब नॉलेज बहुत है। हेलो। हम तो जी बिल्कुल सर। नए-नए जी खिलाड़ी हैं जी, सब, है गुड ना? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। लेकिन मैम न्यूज़पेपर में जो ये विज्ञापन आते हैं, क्या ये भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर आते हैं? जी सर बिल्कुल, जैसे होता है ना कि नौकरी इतने आप ऑनलाइन कमा सकते हाँ, हैं, इस जी, तरीके के जी। पैम्फलेट्स वगैरह भी आते हैं। तो हाँ, हाँ, हाँ। हमेशा ऐसे केसेस के अंदर, क्योंकि यंगस्टर्स को क्या होता है पॉकेट मनी के लिए बहुत सर ज्यादा। ऑन है मेरा। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, जी, जी। जी, तो पॉकेट मनी के लिए या एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए बच्चे जो हैं वो जनरली इस तरीके के झांसे में आ जाते हैं। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे कि वो ऑथेंटिक पर्सन है या नहीं है, किस तरीके का वो हमसे काम करवाना चाह रहा है, उसी के बाद उस तरीके की किसी वर्क के अंदर इन्वॉल्व हो। तो थोड़ा सा जी, उस बात में भी हमारे को देखने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर जो ये न्यूज़पेपर के अंदर भी आते हैं पैम्फलेट्स वगैरह, उसके अंदर वो जॉब का झांसा जरूर देते हैं। तो जॉब फ्रॉड्स एक तरीके के साइबर क्राइम के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है वो। तो मैम एक बात पूछनी है, जब जब मैम आपको भी पता है ये बात और हमें भी पता है ये बात कि भ्रामक जी विज्ञापन आ रहे हैं, तो फिर जी वो जी। बंद क्यों नहीं होते? सर अगर उसकी बात की जाए कि बंद क्यों नहीं होते, तो हमारे को ये चीज पता है ये कि मीडिया ये एक बात ऐसी आपको भी चीज पता है है मैम। जिसके ऊपर। हाँ जी, जी सर, वो हम सभी जानते हैं कि कुछ, हाँ जी। हम ये नहीं कहते कि सारे जो पैम्फलेट्स आते हैं वो फेक होते हैं। कुछ ठीक पैम्फलेट्स है। होते हैं जो बिल्कुल फेक होते हैं। तो ये हमारे एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कहीं ना कहीं उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करें और उसी के बाद उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हम घुसें, जिसके बारे में अगर हमारे को जानकारी नहीं है तो उस एरिया में जाने की हमारे को जरूरत ही नहीं है। वर्क एरिया की मैं बात कर रही हूँ। ऐसी कोई संस्था है कि जो पेपर में दिए गए विज्ञापन के बारे में रोजाना डेली उनकी उनकी जांच करती है? सर मेरे को इस बारे में मतलब कोई भी इंटीमेशन नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एनजीओ इस बारे में कोई स्टेप लेता हो, क्योंकि हम चाहे जितना मर्जी रोक लें वो अलग अलग माध्यम ढूंढ ही लेते हैं, चाहे दीवारों के ऊपर पेंट कर लेना हो, अलग अलग माध्यम वो निकाले लेते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। जी थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो मैम। हाँ जी अरुण सर।
हाँ मैम, ये मैं नेहा जी, पूछ नेहा रहा जी, था कि जैसे जी इसके मैम, कोई जी आ, मैम। पहाड़िक मैं साइट्स वगैरह जैसे बीच में मैम, थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब करती हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली ये मीटिंग हमारी एंड होने वाली है। तो जैसे ही मीटिंग एंड होती है तो हमारा ये ओके थोड़ा ओके सा वो है, आपको पता ही है। तो हम सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वापस इसे रीजॉइन कर लेंगे आफ्टर 5 मिनट्स। आप सभी इसे रीजॉइन कर लें। और नेहा, मैं आपका फिलहाल जो फॉर्मेलिटी है वो कर लूँ क्योंकि कभी भी एंड हो सकती है। जी तो मैम, ठीक है ठीक है। थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच। और काफी अच्छा लग रहा है, मेरे पार्टिसिपेंट पूरा इंटरेक्शन कर रहे हैं, जो भी इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और आप जो भी मुझे पीपीटी शेयर करेंगे मैंने ग्रुप में शेयर कर दूंगी। और वैसे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैम से आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं इनसे पूछ के इनका नंबर भी आपको दे दूंगी, क्योंकि टीचर्स के सामने अक्सर ये समस्याएं बच्चों से रिलेटेड जब हम काउंसलिंग करते हैं तो आती ही रहती है कि इस तरह की, क्योंकि वो ये सारी बातें वो पेरेंट्स से बिल्कुल शेयर नहीं बिल्कुल। कर पाते। तो अगर आप की वो होगी तो मैं आपका नंबर भी इन्हें शेयर कर दूंगी। कोई भी प्रॉब्लम होगी किसी भी तरह की बिल्कुल ऑनलाइन तो ये आपसे बात जी मैम। कर सकते हैं। तो मैम प्लीज, जब तक ये मीटिंग चल रही है आप अपने क्वेश्चन आंसर जल्दी से ले लीजिए। जी जी जी, ओके, थैंक यू सो मच मैम। अरुण सर कुछ पूछ रहे थे? मैडम मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कोई प्रमाणिक साइट्स वगैरह या जो विश्वसनीय हो, कई बार हम कोई किसी विषय में या साइबर के बारे में जानने के लिए यूट्यूब वगैरह देखते हैं, तो हम ये कैसे मान लें कि वो चैनल अच्छा है या सही है, और उसकी जो सूचना हो सकता है वो हमें फ्रॉड की ओर ले जाए, तो उससे बचने के लिए हमें कोई प्रमाणिक या विश्वसनीय साइट्स वगैरह कुछ यूट्यूब चैनल्स वगैरह हो तो उपलब्ध हों, या फिर कुछ? सर अगर हम बात करें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ओवर द मीडिया हमेशा रहती है, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर हो, कई बार फेक वीडियोस भी डल जाती हैं। तो उससे अगर वो जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाके उसको ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। कई बार इस तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है कि गवर्नमेंट इतने पैसे बांट रही है, तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके वीडियोस जो वगैरह या गवर्नमेंट फिर यूट्यूब चैनल वगैरह कुछ है? की ऑथेंटिक वेबसाइट है, सॉरी। सर अलग से कोई यूट्यूब चैनल नहीं होते हैं। वो हमें खुद को ही इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी हम देख रहे हैं उसके है, तो उसके अंदर हमें यही देखना होता है कि क्या वो इंफॉर्मेशन जो वो वीडियो के अंदर है वो सही भी है या नहीं। तो उसके लिए वो जिस भी माध्यम का इस्तेमाल कर रहा है या जिस भी वेबसाइट का या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की हमेशा एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है, आप वहां पे जा सकते हैं और टैली कर सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है या नहीं है। जी 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 धन्यवाद मैडम। जी मैम। धन्यवाद सर। हेलो मैम, आपने हाँ जी सर, आपने बताया जांच करने के लिए कोई मतलब ऐसी शाखा, कोई ब्रांच नहीं है, तो मैम अगर देखा जाए कि ऐसे मेरे नॉलेज में नहीं है, बट अगर मेरे नॉलेज जी जी इनको सर बोलिए। साइबर क्राइम से ही क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है एक तरह से। सब बिल्कुल है। जनरली क्या होता है, साइबर सेल करके दिल्ली हाँ जी। पुलिस का और अलग अलग स्टेट्स की पुलिस के अंदर साइबर सेल होता है। आप वहां जा के लिए भी डिफरेंट तरीके के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। उनके साथ अपने बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो साझा करवा सकते हैं। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो जो स्टेट का पुलिस डिपार्टमेंट होता है वहां पे साइबर सेल होता है, जहां पे कुछ पर्टिकुलर रिसोर्स पर्सन, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ऐसे रखे जाते हैं